हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन पूछे जाने वाले दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा। फर्स्ट, सर मैं बोध ग्रुप की तैयारी कर रहा था, या सर मैं एक ग्रुप की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो चुका है। केवल 45 डेज बचे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं ग्रुप दूं, क्या मैं बोध ग्रुप की जगह एक ग्रुप दूं, या क्या मैं एक ग्रुप दे रहा था क्या मैं नहीं दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए सर मैं क्या करूं। और क्वेश्चन नंबर 2, सर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको दिशा नहीं मिल रही है। हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम पहले हर सब्जेक्ट में पहले कौन से टॉपिक तैयार करें, फिर कौन से टॉपिक तैयार करें। यूट्यूब में हमको सब्जेक्ट वाइज तो चीजें पता चल रही है, लेकिन हमको पूरी कंप्लीट इंटरमीडिएट का जो 8 सब्जेक्ट का प्लान है वो नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं सीए प्रवीण गुलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज नॉलेज आपको देने वाला हूं। तो जो पहला पार्ट है ये उन लोगों के लिए रहेगा जो गिव अप कर चुके हैं, या जो जिनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। दोस्तों यकीन मानना, ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आपको लगेगा नहीं मैं कर सकता हूं। और दूसरा जो सेकंड पार्ट वीडियो का है दोस्तों, ये तो सबके लिए बहुत काम का है। सेकंड पार्ट देखकर फेल होने वाला पास हो जाएगा, होने वाला, जस्ट पास होने वाला अच्छा स्कोर कर लेगा, और अच्छा स्कोर करने वाला हो सकता है ऑल इंडिया रैंक ले आए। तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा, बहुत चीजों का आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि सर क्या मैं गिव अप कर दूं, मैं ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों मेरा फर्स्ट सजेशन है कि डोंट गिव अप। हाँ सर ये तो हर कोई बोलता है, लेकिन मैं कारण के साथ बताऊंगा डोंट गिव अप। इसका रीजन क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट में मैं आपको बताने वाला इसका रीजन क्या है। आपको पता नहीं बेटा, जाने अनजाने में आपने पिछले 8 महीने अपनी लाइफ के सीए इंटरमीडिएट कोर्स को दिया है, और 8 महीने आपने बहुत मेहनत की है। आपको आज जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया ना, या खत्म हो गया ना, इसलिए आप अपनी पुरानी मेहनत को भूल चुके हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं कि जैसे अकाउंट्स में होता है ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, पिछले दिन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वैसे ही आपका भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन क्या होता है, हमारे लो कॉन्फिडेंस की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, हमने जो मेहनत की है, जो इतने समय तक 8 महीने जो हमने जी जान से मेहनत की है, या थोड़ी कम भी मेहनत की होगी, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर में जो अच्छी मेहनत करने वाले, शुरू से प्लानिंग लेकर चलने वाले हैं, जो मेहनत करें, वो 100 में 100 की तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन जो भी बच्चा अगर 8 महीने में कुछ तो पढ़ा है ना, कुछ तो पढ़ा है मतलब क्या, वो 60-70% हर कोई मेहनत कर चुका है जाने अनजाने में। लेकिन क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस कम है ना, उसकी वजह से हमको लगता है कि हमारी तैयारी जीरो है। तो दोस्तों इस बात को याद रखना कि 8 महीने आप तैयारी करके बैठे हैं, आपका बैलेंस जीरो नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको पहले मैं पॉजिटिविटी देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। 8 महीने का जो बैकअप है वो आपके पास है। आप ऐसा सोचिए, अगर आप 1000 सीढ़ी चढ़कर आपको एक मंदिर पहुंचना है, 900 सीढ़ी तक हर कोई पहुंच चुका है। अब जो बची हुई 100 सीढ़ियां होती है ना, तो उसमें क्या होता है, कई लोग इतने एनर्जी से भरे रहते हैं कि दौड़ के चढ़ जाते हैं। कुछ लोग की एनर्जी रहती है पर थोड़ी कम रहती है, वो धीरे धीरे अपना चल चल के धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दुविधा में रहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अब हम नीचे जाएं या ऊपर जाएं। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूं कि जो डायलमा है, पहला पार्ट मेरा उसी के बारे में, जिनको डायलमा है ना कि मैं ऊपर चढ़ पाऊंगा या नीचे वापस चले जाओ, तो ये उनके लिए बेटा वीडियो, तो देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि जो स्ट्रेटेजीज जो मैं अभी देने वाला हूं, ये गारंटी नहीं है कि मैं आपको पास करा दूंगा। बेटा सीए का जो कोर्स है, आपको मालूम है कि ऐसे ही बदनाम नहीं है, ऐसे नहीं बोलते कि टफेस्ट कोर्स है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप पास कर जाओगे। लेकिन ये बात पक्की है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से आपके पास होने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाएंगे। चांसेस बहुत बढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब हम लोग जो स्ट्रेटेजीज है जिसका आप वेट कर रहे हैं, अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी में दे रहा हूं बोध ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा
जो तकलीफ है, जो प्रेशर है, वो बोध ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अब मैं आपको देखिए, पहला प्लान ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ गिव अप मत कीजिए। अगर आपने बोध ग्रुप का फैसला लिया है तो आप बोध ग्रुप करिए, बोध ग्रुप की प्लानिंग कीजिए। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट्स, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और मैं छोड़ना चाहता हूं, तो मैं अब जो वीडियो, मेरा जो प्लान है ना, वो उन लोगों के लिए जो गिव अप करना चाहते हैं। मैं गिव अप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले क्या बोल रहा हूं, पूरी अपनी जान झोंक दीजिए। और जो सेकंड पार्ट आने वाला है वीडियो में, उसमें मैं प्लानिंग भी दूंगा कि कैसे आप किन किन सब्जेक्ट को कितना कितना पढ़ के भी, पूरा 100% नहीं है टाइम आपके पास, कम पढ़ के भी आप बोध ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। तो उसको तो आपको देखना है, लेकिन ये अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उनके लिए है जो बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। तो सुनिएगा, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अगर आपकी तैयारी कम है ना, तो मैं आपका 1 बाय 1 ऑप्शन दे रहा हूं। मेरा ऑप्शन नंबर 1 को सुनिएगा। सबसे पहले आप एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाइए। अगर आपको लग रहा है ना कि बोथ होना इम्पॉसिबल है, नहीं कर पा रहा हूं, रोज का मुझे टेंशन होता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मन नहीं लग रहा है, मेरा कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कोई बात नहीं, आप एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाइए। ये मत सोचना कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, ये मत सोचना कि मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे। अरे फैमिली वाले आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनसे बात करेंगे ना तो आपको सपोर्ट करेंगे। एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाइए। दोस्तों आपको मालूम है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना, तो डर के नहीं लेता, ऊंची छलांग मारने के लिए लेता है। तो आप यही मान लीजिए, आप एक ग्रुप में शिफ्ट हो रहे हो, तो बैक आना कभी कभी लाइफ में अच्छा होता है, हमेशा बुरा नहीं होता। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा मत सोचना कि अरे मैंने बहुत सोचा था, मैं कैसे एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाऊं। नहीं बेटा, लाइफ में ऐसे बहुत अवसर आते हैं, बहुत ऐसे समय आते हैं जब हमको अपने डिसीजन को बदलना पड़ता है। तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप डिसीजन को बदल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद अब मैं आपको बोध ग्रुप छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक ग्रुप आपको देना बोध ग्रुप है, ओके। लेकिन अब आपको करना क्या है, एक ग्रुप जो आपका सॉलिड है उसमें पूरी ताकत लगा लीजिए, और जो दूसरा जो ग्रुप है उसमें एकदम कम मेहनत करके मतलब क्या हुआ, आप 70-30 के रेशियो में ले आइए कि जितना समय बचा ना उसमें 70% में एक ग्रुप को पढ़ूंगा जो मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर ही सकता हूं, जिसमें कॉन्फिडेंस है, चाहे एक ग्रुप है चाहे दूसरा ग्रुप है, कोई भी है। और जो दूसरा ग्रुप है ना, उसमें लो एनर्जी से काम कीजिए, उसमें 30% मेहनत कीजिए, अपने टाइम को अलॉट कर लो। 70% एक ग्रुप में जो आपका सॉलिड है, आपको लगता है कि तो मैं कर ही जाऊंगा, और 30%, 20 से 30% आप पढ़िएगा दूसरे ग्रुप को। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेटेजी नंबर 1, ठीक है। इसमें एक फायदा क्या मिलेगा, हो सकता है कि जो दूसरा ग्रुप है उसमें एक आध भाई 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, तो उसमें मेहनत करके हो सकता है आपको एग्जाम्शन मिल जाए। एक ग्रुप तो आपका क्लियर हो ही सकता है, दूसरा आपको एग्जाम्शन मिल जाए दूसरे सब्जेक्ट में। तो जब एग्जाम्शन मिलता है ना, एग्जाम्शन की बहुत ताकत होती है, क्योंकि अगर आपने इस टाइम एग्जाम्शन ले आया तो अगले एग्जाम में वो ग्रुप पास होने की गारंटी है, क्योंकि मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसके बाद अब मैं लेता हूं दूसरा ऑप्शन, सुनिएगा दूसरा ऑप्शन ध्यान से। कई लोग ऐसे होते हैं जो 8 पेपर की तैयारी करें, 8 पेपर की इनकी तैयारी चल रही है, लेकिन अब उनका थोड़ी तैयारी आधी अधूरी है। मतलब क्या कि एक ग्रुप में पकड़नी है, हो सकता है कि 8 में से 2 सब्जेक्ट एक ग्रुप के स्ट्रांग है, 2 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के स्ट्रांग है। तो उनके लिए मेरा अगला ऑप्शन, ठीक है, उनके लिए अगला ऑप्शन ये है मेरा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं 8 में से, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप 60% स्कोर कर सकते हैं। छांटिए, एग्जाम्शन के लिए तैयारी कीजिए। आपको लगता है ना कि 8 सब्जेक्ट में मेरा ग्रुप 1 का 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है पर 2 एकदम वीक है, दूसरे ग्रुप का 2 सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग है या 1 सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग है, बाकी सब्जेक्ट एकदम वीक है। तो सर मेरे लिए बताओ ना, मैं क्या करूं, मैं एक ग्रुप में शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो बेटा आपके लिए मैं ऑप्शन 2 लेकर आया हूं। ऑप्शन 2 में क्या करना है, देखिए ऑप्शन 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ना, आइडेंटिफाई करने के बाद आप सबसे पहले ज्यादा एनर्जी लगाइए, ज्यादा टाइम दीजिए उन सब्जेक्ट को जिसमें आपको लगता है कि मैं एग्जाम्शन ला सकता हूं। मान लीजिए ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट है, तो आप इन 4 सब्जेक्ट को, ग्रुप वाइज नहीं, आप इन 4 सब्जेक्ट को स्ट्रांग करो, इतनी मेहनत करो, उसमें इतना एक्सपर्टीज ले आओ कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए
कि मेरा कुछ हो जाए, ये 4 पेपर तो मेरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद सुनना, मेरी कोशिश ये है कि कम से कम एक ग्रुप आपका निकलना चाहिए, मेरी कोशिश है। तो अब आप क्या करना, पहले तो प्रायोरिटी बेसिस पे 4 सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिए, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इसके बाद जो कोई भी एक ग्रुप जिसके जो 2 सब्जेक्ट है ना वो थोड़े स्ट्रांग है, आपके ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्ट्रांग है, तो उन सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लो। मतलब उसको भले वर्किंग नॉलेज ले आओ। मतलब क्या हो गया, एक बार वापस से सुनिएगा, आपका एक ग्रुप का 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, दूसरे ग्रुप का 2 सब्जेक्ट, तो पहले इन दोनों को आपने खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब दोनों ग्रुप में 2-2 सब्जेक्ट बचे, तो मैं ये बोल रहा हूं ये दोनों को मत करो, कोई भी 2, चाहे ये 2 चाहे ये बचे हुए 2, इन दोनों को आप वर्किंग नॉलेज ले आओ। इतना लाइटली पढ़ लो या कम टाइम में पढ़ लो कि कम से कम भगवान भरोसे या थोड़ी बहुत किस्मत साथ दे के आपको कम से कम 40 तो आ ही सकता है। और मैं क्या बोल रहा हूं, 8 महीने पढ़ चुके हो, इस बात को मत भूलना। अपन ये सोच रहे थे कि अपना बैलेंस 0 है, जबकि बैलेंस आपका 0 नहीं है, ये कॉन्फिडेंस कम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा बैलेंस 0 हो चुका है। ओके, तो इस स्ट्रेटेजी में क्या फायदा मालूम आपका, एक तो 4 पेपर आपका एग्जामिशन होने के पूरे चांसेस है, और एक ग्रुप साथ में निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना बेटा कि 40-40 भी लाओगे ना और 2 पेपर में आपका एग्जाम हो गया तो एक ग्रुप निकल जाता है। और आपको मालूम है थ्योरी सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यूज है, कितना बड़ा सारा है। एमसीक्यूज में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो आप स्कोर कर पाओगे। और पीछे बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रखना 8 महीने की मेहनत है, तो मैं एक बार या 2 बार जस्ट रीडिंग करके बैठ जाऊंगा, हो सकता है कि आप पास हो जाए, ठीक है। मैं अगेन क्या बोल रहा हूं, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक दिमाग में आता है कि सर आप ये बताइए, हमको कुछ नहीं मालूम, बस हम 8 सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हैं, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस 0 हो चुका है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बोध ग्रुप दे पाएंगे। तो सर अगर हम एग्जामिशन के लिए कुछ सोचते हैं तो बताइए सर ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम एग्जामिशन ला सकते हैं। तो ये बोलना बड़ा कठिन है, ये हर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो सबसे पहले तो ना आपको अपनी चॉइस डिसाइड करना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है कि थ्योरी स्ट्रांग है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें आपको मेहनत करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन अगर मैं पुराना रिकॉर्ड देखता हूं ना तो उसके बेस पर मैं ये बोल सकता हूं जनरली, क्या बोल रही है इसको, मैं जनरली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो स्कोरिंग ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है और उसमें स्कोर ज्यादा होता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है ना, तो मेरी इस बात को मान लीजिएगा कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोनों ग्रुप के, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। तो प्रैक्टिकल में 60 स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान होता है थ्योरी की तुलना में, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये मैं पिछले 21 साल से पढ़ा रहा हूं सीए इंटर को, तो मैं 21 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में इक्वल मतलब जो कमांड है वो ज्यादा नहीं है, तो आप ज्यादा एनर्जी किस में लगाना, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें एग्जामिशन लाना आसान होता है। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। ये मैंने बताया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद सर ये तो बोध ग्रुप का हो गया, पर मैं तो एक ही ग्रुप दे रहा हूं, चाहे ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है, और मेरा भी कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, बोध ग्रुप वालों से भी ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मैं क्या करूं बताइए। तो दोस्तों आपके लिए भी प्लानिंग है। सबसे पहले अगेन प्लानिंग लगभग मिलती जुलती है। सबसे पहले आपको 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से पेपर में मैं 60% स्कोर कर सकता हूं। उन सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ, उन सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे भिड़ जाओ, उस पर एक्सपर्टीज नॉलेज ले आओ। इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट है, भाई हो सकता है कि 4 पेपर हैं एक ग्रुप में, 4 में से आपको लगता है कि मेरा 1 या 2 पेपर ही स्ट्रांग है, बाकी एकदम वीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, वो जो 1 या 2 पेपर है ना उसमें एग्जामिशन के लिए कोशिश करो। देखिए मैं अगेन आपको बार बार बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि 1-2 पेपर में एग्जामिशन लाओ बाकी फेल हो जाओ, नो। मैं तो सबसे पहले क्या बोला था, डोंट गिव अप। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है तो ये मैं दोस्तों आपको अल्टरनेट दे रहा हूं, है ना। भाई ये होता है ना, जैसे आज के दिन कोविड का जमाना, आपको मालूम है, आप बाहर निकलते तो N95 मास्क पहनो, ज्यादा सेफ है। अगर N95 नहीं है, मास्क नहीं है, तो 3 लेयर का मास्क पहनो, वो भी कंपैरेटिवली काफी सेफ है। वो भी नहीं है, कपड़े का मास्क पहनो, वो भी थोड़ा बहुत सेफ्टी प्रदान करता है 40-50%। अरे वो भी नहीं तो कम से कम रुमाल तो बांध के जाओ, सेफ तो रहोगे थोड़ा, ठीक है। चांसेस
हर चीज के अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, तो बचे हुए जो सब्जेक्ट है ना उनका वर्किंग नॉलेज, सेलेक्टिव स्टडी करो, और सेलेक्टिव स्टडी को आगे मिलेगा आपको, चिंता मत करना, आगे मैं सब चीज दूंगा आपको। ओके, तो कुछ टॉपिक को बहुत स्ट्रांग करो और कुछ को सेलेक्टिव करके स्टडी करके आप जाइए, लेकिन गिव अप आपको नहीं करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है एग्जाम देने के बाद। मैं एक ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अभी पहला एग्जाम है और जो एक ही ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जिनका दूसरा ग्रुप बचा है। तो एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको सीधा सीधा जो दूसरे ग्रुप है उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। डोंट वेट फॉर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो एक ग्रुप दिया, स्ट्रॉन्ग करके दिया कुछ सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि वो क्लियर नहीं हुआ पर उसमें एग्जाम्शन आ गया। दोस्तों एक बात बताऊं, अगर आपका कोई पेपर में एग्जाम्शन आ गया ना, तो एक तो अगली बार आप बोध ग्रुप दे पाएंगे, उसमें से एक दो पेपर जो आपके एग्जाम्प्ट है वो देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लिए बोध ग्रुप अगले बार निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। और 2 अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर करना कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। वैसे भी कई लोग तो एक एक ग्रुप करके ही देते हैं ना, तो इसलिए हम उस लिए भी तैयार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल पॉइंट जो हर किसी के काम का है, डूज एंड डोंट्स। क्या क्या बातें ध्यान रखना है, देखिए सुनते ही आएगा। सबसे पहले फिक्स प्रायोरिटी। सबसे पहले मैंने जो बताया ना कि आप अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि 8 सब्जेक्ट में मैं इतने सब्जेक्ट ही अच्छे से करूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, चाहे मेरा एक सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है, प्रायोरिटी फिक्स कीजिए। और सुनिएगा, और एग्जाम में कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं जो अभी आगे आने वाला है मैं बताऊंगा आपको, उनसे तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। मतलब जो सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन लाना है वो सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, और उसमें भी जो टॉपिक, उन सब्जेक्ट में जो टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है उनको तैयार कीजिएगा। और मैंने एक लिखा है कि लिफो सिस्टम से चलना है। अरे लिफो सिस्टम क्या होता है? लिफो सिस्टम का मतलब यह है कि जो तैयारी आपने सबसे आखिरी में जिन चैप्टर्स की तैयारी की ना क्लासेस में, कहीं ना कहीं आपने क्लास लगाई होगी, तो जो या आपने सेल्फ स्टडी किया है, तो जो टॉपिक आपने सबसे आखिरी में पढ़े ना उनको पहले उठाओ, अगर वो इंपॉर्टेंट है। नेचुरली सीक्वेंस से पढ़ना, अभी जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो उनको पहले उठाइए। उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि वो जो चैप्टर्स है ना वो अभी अभी पढ़ा है, वो आपके दिमाग में है, तो उनको वो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे देंगे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देंगे। तो फीफो सिस्टम नहीं कि हमने जो 7 महीने पहले पढ़ा था उससे चालू नहीं करना है, लिफो सिस्टम से चलना है। जो सबसे आखिरी में है उसको सबसे पहले आप कंट्रोल में लीजिए अपने। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेक रिटन प्लान। दोस्तों अभी अभी वीडियो देखने के तुरंत बाद डायरी लीजिए, पेन लीजिए, अपना प्लान नोट कीजिएगा कि मेरे पास 45 डेज है, उसमें मैं ये सब्जेक्ट को इतने दिन में खत्म करूंगा, ये सब्जेक्ट को इतने दिन में खत्म करूंगा। और सुनिएगा मेरी, टारगेट फिक्स कीजिए और उसको हिट कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और उसको हिट कीजिए। और अपने फैमिली मेंबर को बता दीजिए, अपने जो परिवार में जो सदस्य उनको बताइएगा कि आखिरी ट्रेन है, मेरे को मेहनत करने दो, ये ट्रेन छूट गई तो मैं यहीं रह जाऊंगा, तो ये मौका है आखिरी। तो अपनी स्टडी प्लान को सबसे पहले राइटिंग में प्लान कीजिए, डेली टारगेट फिक्स कीजिए, हिट कीजिए, और अपने फैमिली मेंबर को बताइए अपने टारगेट्स के बारे में। ओके, उनसे बात कीजिए। इसके बाद टाइम अलॉटमेंट। अब एक सवाल होता है कि सर मैं कॉमन बात करूं, चाहे ए ग्रुप का बच्चा है चाहे बोध ग्रुप का बच्चा है, कि सर मैं कौन से सब्जेक्ट को कैसे टाइम अलॉट करूं। तो सुनिएगा, जिसमें आप एग्जाम्शन लेने के बारे में विचार करें ना, तो उनको ज्यादा टाइम अलॉट करो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्शन वाले को अगर आप 7 से 8 दिन का टाइम अलॉट करते हो, तो जो ऐसे सब्जेक्ट जो आपको जस्ट देना है, जो मैं बोल रहा हूं कि देना सब है, आपको देना है, तो जो जिसमें आपको कम एनर्जी रखना है उसमें आप आधा टाइम अलॉट कीजिए, 3 से 4 दिन। तो उससे क्या होगा, जो पेपर है जो एग्जाम्शन वाले, उसमें एग्जाम्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और बाकी जो है उसमें वर्किंग नॉलेज लेके जाएंगे, उसमें 40 ही स्कोर करना, अपना टारगेट ही हुई है। तो आप 3 से 4 दिन दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि सबको बराबर टाइम देना है, नहीं, ये अब समय खत्म हो गया, अब ये समय खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइम अलॉट करना है ना। थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट को ज्यादा प्यार करना है, किसी को थोड़ा कम प्यार करना है। अब क्या करें बेटा, समय अब ऐसा आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आपका डेली स्टडी शेड्यूल 13 से 15 घंटे होना चाहिए। बोलते हैं ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन कोशिश करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा,
और कितना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। 13 से 15 घंटे आपको इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब समझ गया ना, मतलब टेबल पे पूरी एनर्जी से दिमाग केवल स्टडीज पे कंसंट्रेट करके 13 से 15 घंटा। दोस्तों ये घाटे का सौदा नहीं है, केवल 45 दिन बचे हैं। नहीं तो सोचो ये 45 दिन अगर आपने मेहनत नहीं किया तो ये अटेम्प्ट गया, और ये अटेम्प्ट गया मतलब क्या हुआ, अगले बार जब आप एग्जाम दोगे ना तो फ्रस्ट्रेटेड होके दोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में। तो अभी 13 से 15 घंटे आप यूं यूं करके निकला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई पढ़ता है, आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेना है। इसके बाद दोस्तों ये तो मैंने बताया कि क्या क्या काम आपको करने हैं। अब जरा ये भी तो सुन लो कि क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने हैं, ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सुनिएगा, सबसे पहले न्यू नोट्स अवॉइड करना, नए नोट्स से मत पढ़ना। दोस्तों आपको मालूम है ना, जो पुराने नोट्स है ना वो आपके सबसे वफादार दोस्त है। जैसे पुराने दोस्त सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे वफादार होते हैं ना, वैसे जो आपके पुराने नोट्स है ना वो सबसे वफादार है इस समय के लिए। ट्राई मत करना कि चलो कुछ नया किया जाए, नहीं, अब ये समय नहीं है। जैसा भी है, जिससे भी आपने पढ़ के रखा ना अभी तक, उन्हीं नोट्स से पढ़ना है। नोट्स मत बदलना, नोट्स मत बदलना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी के समय अपना कंपैरिजन किसी और से मत करना। वो क्या पढ़ रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, मेरे को मतलब नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाऊंगा। हर किसी की परिस्थिति अलग रहती है, तो ये समय नहीं है, ज्यादा किसी से बात मत करना कि तू क्या पढ़ रहा है, उससे इन्फ्लुएंस मत होना। मेरे वीडियो को देखिए, आपको जो प्लानिंग अपने लिए बेस्ट लगती है उसके हिसाब से चलना है। अपना कंपेयर मत कीजिएगा दूसरों से, ओके। हो सकता है कि वो गलत डिसीजन ले रहा है, आप मत लीजिए। हो सकता है वो बहुत तैयारी करके बैठा है, उसका अलग प्लान है, आपका प्लान अलग हो सकता है, ओके। कंपेयर नहीं करना है। इसके बाद वीक एरियाज जो हैं आपके, अगेन मैं रिवाइज करा दूं आपको। जैसे मैं बोध रूप के बारे में बात करता हूं, आपने डिसाइड किया कि ये दो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, 8 में से इसको मैं एकदम स्ट्रांग करूंगा, बाकी 4 सब्जेक्ट मेरे वीक हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उसको लो एनर्जी में काम करना है। लो एनर्जी में काम करना मतलब क्या हुआ, उसको ज्यादा वेटेज नहीं देना है, उसके पीछे मत पड़ जाना। वो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई एरिया है जो आपको नहीं समझ आ रहा है ना, वो जो वीक एरिया वाले सब्जेक्ट्स है ना, उसमें बेटा मैं ये बोलूंगा कि पढ़िए, पूरा 100% पढ़िए, लेकिन आपको लगता है ना कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, उसके पीछे पागल नहीं होना है, उसके पीछे रिसर्च नहीं करना है, उसको ईगो में मत लेना कि मैं इसको समझ के रहूंगा, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। अभी टाइम नहीं है अपने पास, अभी अपने को 3 से 4 दिन एक सब्जेक्ट के पीछे खत्म करना है, ओके। क्योंकि अपना पर्पस क्या है कि 40 कैसे भी मैं स्कोर कर लूं, तो उसमें केवल वर्किंग नॉलेज आपको लेना है, टाइम कम देना है, ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब मैं बात करता हूं थ्योरी सब्जेक्ट का। थ्योरी सब्जेक्ट में रटना नहीं है। अब थ्योरी सब्जेक्ट में ध्यान रखना, केवल वर्किंग नॉलेज रखना है। मतलब जैसे अपन नॉवेल पढ़ते हैं ना, जैसे अपन स्टोरी पर बुक पढ़ते हैं ना, तो अब का ये समय आ गया है कि आप कुछ नहीं से कुछ बेटर होगा तो रीडिंग करके चले जाओ। सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश मत करना, केस लो का नाम याद करने की कोशिश मत करना, टाइम लिमिट को याद करने की कोशिश मत करना, पेनाल्टी याद करने की कोशिश मत करना। सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो छोड़ने वाले बेटा उनकी। बस आपके दिमाग में केवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आप 7-8 महीने पढ़ चुके हो, भूलना मत इस बात को। केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पढ़ो और कॉन्फिडेंस रहो। ये मत देखो कि यार इसको सेक्शन नंबर याद है, मेरे को याद नहीं है। अभी कंपेयर नहीं करना है आपको अपने हिसाब से प्लान करना है। तो बेटा इस भूल जाओ कि सेक्शन नंबर कोई है, भूल जाओ कोई केस लॉ है, पेनल्टी है, टाइम लिमिट है। अरे एग्जाम में ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, इट शैल बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, ओके। तो ये आपका काफी टाइम इसमें से होगा। और दिमाग से निकाल देने से क्या होता है मालूम आपको, अपना दिमाग शांत होता है कि नहीं मेरे को सेक्शन में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेशन, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट मत दो, मैं ये बोलता हूं आपके जो सब्जेक्ट में आप स्कोर करने वाले एग्जाम्शन की प्लानिंग कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उसकी हर कमी को दूर करना है। लेकिन जो आपके ऑलरेडी वीक सब्जेक्ट है ना, उसका मॉक टेस्ट भूल के मत देना। क्यों मत देना, रीजन बता रहा हूं। क्योंकि वो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे और अगर आपको कम मार्क्स आएगा ना,
तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल डाउन होगा। अभी दोस्तों मोरल डाउन करने का वक्त नहीं है, अभी मोरल हाई करने का वक्त है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आपको मॉक टेस्ट वीक सब्जेक्ट का देना ही नहीं है, देने दो दुनिया को, आपको नहीं देना है। हाँ, सेल्फ असेसमेंट करूंगा मैं, कैसे? मैं कोई भी, जैसे मेरा वो वीक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एग्जाम देने के पहले मैं खुद कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लूंगा पुराने, उसको लिखूंगा, कंपेयर करूंगा, ताकि मेरे को थोड़ा पता चल जाए कि मैं एकदम गलत तो नहीं जा रहा हूं, मैं मुझे याद है कि नहीं है। तो सेल्फ असेसमेंट कीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट में मार्क्स मत लीजिए अपना, है ना। किसी को, टीचर को ये मत बोलने दो कि यार तेरा बहुत वीक सब्जेक्ट है। जब क्या होता है, एक बात बताऊं, थ्योरेटिकल अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। मतलब थ्योरी में बोला मेहनत करो, लेकिन जब आपने मॉक टेस्ट दिया, हर कोई बोलेगा मॉक टेस्ट दो, लेकिन दोस्तों आपकी स्थिति आप जान रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देंगे और हो सकता है कि 100 में से आपको 20 नंबर मिले, 25 नंबर मिले, 30 नंबर मिले, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, आप हार जाओगे मन से और आप गिव अप कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप गिव अप करो, सेल्फ असेसमेंट करो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देना है। ओके, हाँ, जो स्ट्रांग है, जिसमें एग्जामिनेशन प्लान कर रहे हो आप, उसका जरूर मॉक टेस्ट देना है। ओके, थोड़ा हमारी प्लानिंग हमारी अलग है, अलग सोच के चल रहे हैं। और अब मैं आ गया दोस्तों अपने सेकंड पार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट, सबके लिए काम के कि सर हमको पूरे इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट की प्लान दीजिए कि सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी टीम एक्सेल की, आप देख सकते हैं, सीए बीएल अग्रवाल, माई सेल्फ सीए प्रवीण गोलचार, सीए संजय गोयल सर, सीए आलोक अग्रवाल, सीए करणी बोथरा, सीए लविश मथानी और सीए अभिषेक बरड़िया, हम सब पूरी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए मेहनत करके एक शेड्यूल बनाया है कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज इंस्टीट्यूट देती है और किस प्रायोरिटी में क्या पढ़ना चाहिए हमको। तो अब मैं अगला आपको एक पीडीएफ शेयर भी करूंगा, आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल भी जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेज में। ओके, चलिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं दोस्तों यही सब स्ट्रेटेजी हम लोग क्लास में शेयर करते हैं ताकि हमारा रैंक आ सके। और पिछले नवंबर 19 में सीए इंटर में से 5 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया था और सीए फाउंडेशन में फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हमारे यहाँ से अभी लास्ट एग्जाम में सीए फाउंडेशन में से भी रैंक आए हैं। 2 बार हमारे यहाँ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आए। तो कहीं ना कहीं ये सब स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट को बड़ा फायदा करती है, तो हमको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ भी। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़िएगा। ये करीब 25 टू 30 मार्क्स का ये है वेटेज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, एक चीज मैं वापस से एक वैधानिक चेतावनी दे दूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही पढ़ना है, आप 100% तैयारी कीजिए। ओके, लेकिन प्रायोरिटी सेट करो आप कि सबसे पहले इनको खत्म करूंगा फिर बचे हुए को कंप्लीट करूंगा। 100% पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जिनके पास समय कम है, वापस से सुन लो, जिनके पास समय कम है, जो गिव अप कर चुके हैं, उनको सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूं कि इनसे आप पढ़िए ताकि आप कम तैयारी में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत मेहनत कर चुके हैं, वो भी सीक्वेंस में तैयारी कीजिए। क्या प्रॉब्लम है, आपको पढ़ना 100% है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में वेटेज है 25 टू 30, तो इससे स्टार्ट कीजिएगा अकाउंट्स को। फिर सिंगल एंट्री 10 टू 15, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंटल ब्रांच, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आप देख सकते हैं इसमें 85 टू 95 मार्क्स कवरेज है। तो इस सीक्वेंस में आपको तैयारी करना है। ये हो गया अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट मैं लेता हूं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने आपको अलग से इसका वीडियो भी मैंने इंटरलॉ का रिलीज किया था, तो एक बार वापस से आपको बता दूं, आपको सबसे पहले इंटरप्रिटेशन और जीसीए कंप्लीट करना है, क्योंकि ये दोनों से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों छोटे से स्वीट से क्यूट से टॉपिक्स है। तो ये सबसे पहले इन दोनों को खत्म करना है। इसके बाद आईसीए पर पढ़िएगा, 12 मार्क्स का है। सेक्शन नंबर को भले आप याद नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिटर, जो कंपनी ऑडिटर का जो कंपनीज एक्ट का जो पार्ट है ना, जिसमें अप टू 148 तक के सेक्शन है, तो 123 से लेके 148 तक का जो पार्ट है उसको पहले खत्म करना। 15 टू 20 मार्क्स का जुगाड़ है इसमें। फिर पढ़ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 10 से लेके 12 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। इसके बाद का जो ये वेटेज है ना, ये कुछ फिक्स नहीं है। देखो मैंने लिखा है मीटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मीटिंग का मतलब 96 से लेके 122 तक के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं।
एग्जाम में 4 मार्क टू 13 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, मतलब 13 मार्क तक का क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको मीटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर शेयर कैपिटल देखिए 5 मार्क टू 17 मार्क्स तक का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोस्पेक्टस और फिर डिपॉजिट। तो सबसे हॉट टॉपिक है शुरू के 5, उसके बाद अगले 4, और इसके बाद जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो सब लेस प्रायोरिटी में आपके रहेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको 70 टू 80 मार्क्स, मतलब इतना अगर आपने तैयार कर लिया ना तो आपका 70 टू 80 मार्क्स का जुगाड़ है। और ये बड़े आराम से हर कोई 3 से 4 दिन में कर सकता है। 3 से 4 दिन। तो कहां फेल हो रहे हो बेटा आप क्यों लगता है आपको कि मैं फेल हो जाऊंगा? अरे भैया मैं 70-80 मार्क्स तो सेलेक्टिव टॉपिक का बता रहा हूं, और एग्जाम में पास होने के लिए 40 मार्क्स ही तो चाहिए। बहुत आसान है, पुरानी 8 महीने की मेहनत भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले कॉस्टिंग की थ्योरी पढ़िएगा। 20 मार्क्स है, कई बच्चे उसको इग्नोर कर लेते हैं। इग्नोर नहीं करना है, 20 मार्क का जुगाड़ है, 20 मार्क्स थ्योरी का। ओके, इसके बाद मटेरियल, फिर लेबर, कॉस्ट शीट, सर्विस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड और प्रोसेस। ये टॉपिक अगर आप कर लोगे तो लगभग आपका एग्जाम में 100 में से 90 नंबर का जुगाड़ है। 100 में से 90 मार्क्स इन टॉपिक में से आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स जीएसटी बहुत वास्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इसमें से चैप्टर 4 हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम और जीएसटी के 3 चैप्टर, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स, इनकम टैक्स के 3 और जीएसटी के 3। ये 6 चैप्टर्स अगर आपने कर लिया ना तो आपका 50 मार्क्स का जुगाड़ है। 50 मार्क्स का, 100 में से 50 मार्क्स इन टॉपिक में से आते हैं। अब इसमें स्ट्रेटेजीज में ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं के बराबर है। थोड़ा बहुत एमसीक्यूज में आता है, एक अलग मैटर है, लेकिन आपको थ्योरी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप क्या करो, थ्योरी फटाफट पढ़ो। जैसे स्टडी मेट के पीछे में समरी दी रहती है तो समरी से पढ़ लो थ्योरी, डिटेल में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। जो फॉर्मेट्स हैं उन फॉर्मेट्स को देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस आते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट देखिए और फटाफट क्वेश्चन में आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा। तो ये टॉपिक भी अगर आप कर लोगे ना तो 50 मार्क्स का जुगाड़ है। तो इनको स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब आप देख रहे होंगे कि आपको जहां पे भी दिख रहा है ना कि हाँ ये 50-60 मेरे को श्योर करना है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ग्रुप 2 में आ रहा हूं मैं, एडवांस अकाउंटिंग। ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, 15 टू 30 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 20 मार्क्स का वेटेज। फिर पार्टनरशिप से 20 मार्क का वेटेज और कंसोलिडेशन से 10 टू 15 मार्क्स। तो इतना अगर आपने कर लिया ना इन चैप्टर की प्रायोरिटी वाइज तो आपका 80 टू 90% मार्क्स का जुगाड़ है। देखिए आप। ओके, कई बार क्या होता है मालूम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार होता है मैं कि मेरे को 2-3 चैप्टर्स नहीं आते, और वो जो 2-3 चैप्टर नहीं आते वो एग्जाम में भी नहीं आते, मेरे को नहीं मालूम, मैं टेंशन लेके बैठा हूं कि यार मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा है। समझ रहे आप? इसलिए इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, वो 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं आ रहा है तो मुझे चिंता लेनी है, क्योंकि मुझे अभी मैं मेहनत करके उसके पीछे पड़ के मैं स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। मेरे पास 45 डेज का टाइम है। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसमें एक पूरा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, मालूम है, एश्योरेंस है, और एक पार्ट ऑडिटिंग का है, तो मैंने इसको मिक्स करके रखा है। सबसे पहले ये जो शुरू के 4 ऐसे हैं उनको पढ़ना है। चैप्टर 2 स्टडी मेट का, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 तो ये पहले करना है। उसके बाद फिर आप नॉर्मल ऑडिटिंग के पार्ट में आइए। ऑडिट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंट एंटिटी, कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट। इतना करने के बाद, इतना कर लोगे ना तो 66 मार्क्स आपका कवरेज होता है अप्रोक्सीमेटली। एक चीज बता दूं मैं आपको, ये सारी बातें बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स है। ऐसा जरूरी नहीं कि चीजें फ्यूचर में होगी, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं कि हम एक ट्रेंड बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड कभी कभी कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक कुछ तो अपने को आइडिया लेना पड़ेगा ना, कुछ तो मुझे प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना। तो ये 66 मार्क्स ऑडिट जैसे पेपर में आपका तैयार हो जाएगा अगर आप सेलेक्टिव भी पढ़ेंगे तो इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है। और ये होने के बाद फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके, पढ़ना तो पूरा है, फिर आप पढ़िए। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है तो कुछ नहीं, आप गिव अप करने के बजाय इतने चैप्टर करके एग्जाम में चले और कॉन्फिडेंस है कि इसी में से आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद EIS
आपको मालूम है इसके दो पार्ट हैं, 50 मार्क्स का ईएएस है और 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हर चैप्टर में से 12 मार्क का आता है लगभग, फिर नेचुरली कुछ ऑप्शंस तो आपको मिलते ही हैं, तो इसमें चैप्टर वाइज प्लानिंग कर लो। सबसे पहले चैप्टर 4 करना, फिर चैप्टर 3 करना, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। तो ये दोनों होने के बाद फिर 1, 2 और आखिरी में करना है चैप्टर 5। या आखिरी में रखने का पर्पस क्या है कि अगर आपको एक टफ लग रहा है ना तो इसको छोड़ दो, ठीक है भैया, 12 नंबर ही तो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर्स जो सीक्वेंस हमने डिसाइड किया है वो सीक्वेंस है कि ये शुरू के चैप्टर्स इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो इसलिए इस सीक्वेंस में आपको चलना है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस मैंने देख रखा है यहाँ पे, है ना, हमने पूरा सिलेबस बना के रखा है, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स है क्योंकि ये तो करना ही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हो सकता है फिर आपकी हिम्मत नहीं है, टाइम नहीं है, तो इनको छोड़ देना। ओके, समझ गए आप, इस सीक्वेंस पे पढ़ना है। इसके बाद अब बात करते हैं एसएम में। तो एसएम में जो चैप्टर 4, 5, 6 है ना, इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज मार्क्स के आते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए चैप्टर 1 और 2 करना पड़ेगा। 1 और 2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 और 2 बेस है, ये करोगे उसके बाद ही आपके अगले चैप्टर्स होते हैं। तो 1 और 2 करना है, पर एग्जाम में इसका 1 और 2 का वेटेज कम होता है, और 4, 5, 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ओके, तो आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है। 1 और 2 पढ़ना है, लेकिन ज्यादा वेटेज किसको देना है? 4, 5, 6 को। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम एनर्जी है तो बचे हुए 3 चैप्टर्स को करिए। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। ओके, ये आखिरी सब्जेक्ट है। तो आप ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं, ज्यादा वेटेज रहते हैं, या मैं बोल सकता हूं ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एफएम के पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 60 मार्क्स का ये वेटेज आपको मालूम है एफएम का। तो एफएम में भी क्या क्या आपको पहले करना है, ये जो शुरू के 5 चैप्टर है ना, ये 50 मार्क का है और ये बहुत ईजी है, आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है ये कंपेरेटिवली बहुत ईजी है। तो ये 5 चैप्टर्स आपको करने ही है, और ये चैप्टर अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क का ये हो सकता है कि कैपिटल बस्टिंग में आपका वीक एरिया है और उसकी वजह से आपको एफएम टफ लग रहा है। तो भैया आप देखो ना, 10-10 मार्क का है, अगर मेरे को 40, मेरे को 50 नहीं, मेरे को 30 नंबर ही मेरा स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, 30 नंबर तैयारी कर लो, 30 इधर कर लो। अरे भैया मेरे को 40 का जुगाड़ करना है, अगर मेरा बहुत ही वीक है तो कोई बात नहीं, आपको पता तो रहेगा कि हाँ मैं एफएम में 30 नंबर की मैं तैयारी कर चुका हूं, और इसमें से भी मैं 30 नंबर की तैयारी करूंगा, तो 60 नंबर की तैयारी करके जाऊं कम से कम। 60 में 40 मिल सकता है मेरे को, क्यों नहीं मिल सकता? ओके, इसके बाद इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस में जो इंस्टीट्यूट का जो वेटेज है ना, वो 4 चैप्टर है, हर में से 25% का वेटेज है। तो लेकिन उसमें से चैप्टर 1 और 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको सबसे पहले करना। उसके बाद चैप्टर 3, देखो यूनिट 1 सबसे पहले, फिर यूनिट 3 करना है। ये हमने किस तरीके सेट किया है, जो इजी भी है, जो स्कोरिंग भी है, जिसको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले यूनिट 1 को कीजिए, फिर यूनिट 3 को कीजिए, स्टडी मेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, फिर यूनिट 2 को, और सबसे आखिरी में करना है यूनिट 4 को, सबसे आखिरी में करना है, ठीक है। ताकि अगर हो सकता है कि आपकी यहां तक करने के बाद हिम्मत जवाब दे तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से मैंने इंटर के पूरे 8 पेपर की प्लानिंग आपके साथ शेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगेन एक बार लास्ट में मैं बोल दूं, पूरा करिए, पूरा करिए, 100% कीजिए। हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि कुछ भी एरिया छोड़ के जाइए, रैंक लाना है तो। लेकिन अगेन अगर आप हिम्मत तोड़ चुके हैं तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत भरपूर फायदा आप उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों को जिनको प्रॉब्लम है, और लाइक कीजिएगा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय।